हेलो गाइस, आज हम शुरू करते हैं बोरोन फैमिली के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने बोरेन्स के बारे में देखा था, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन करी थी बोरेन्स की, नॉमेनक्लेचर किया था, ज्योमेट्री देखी थी क्लोजो बोरेन्स की एंड नीडो बोरेन्स की, और साथ में वेट्स रूल्स पढ़ा था जिसमें हमने स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर्स फाइंड आउट किए थे। सो ज्योमेट्री वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं आपको एक चार्ट बना के दे रही हूँ। सबसे पहले ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि क्लोजो बोरेन्स की ज्योमेट्री है, ठीक है, नीडो की नहीं है, अरेक्नो की नहीं है, क्लोजो बोरेन्स की ज्योमेट्री है। अगर हम बात करें यहाँ पे B6H8 दिया हुआ है, तो इसको जर्नल फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, B6H6 2 नेगेटिव लिख सकते हैं। और अगर यहाँ पे 6 मिल रहा है आपको, दैट मीन्स आपके पास ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रन आएगी। अगर 7 मिल रहा है तो पेंटागनल बायपिरामिडल आएगी। 8 मिल रहा है तो डूडेकाहेड्रन आती है। ये वाला पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन होने के चांसेस होते हैं स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक में और डूडेकाहेड्रन में। आपको यहाँ पे याद रखना है कि बोरोन के केस में ज्योमेट्री हमेशा डूडेकाहेड्रन ही होगी। नेक्स्ट, अगर आपके पास यहाँ पे 9 आता है तो ट्राई कैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक आती है ज्योमेट्री। और अगर B10 आता है तो बाई कैप्ड स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक आएगी। अब यहाँ पे स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक यूज हो रहा है, बट बाई कैप्ड मतलब 2 कैप होगी, तो इसीलिए यहाँ पे B10 आ जाएगा। देन अगर B11 हो तो डेका ऑक्टाहेड्रन होगी आपके पास ज्योमेट्री, एंड B12 के लिए तो आइकोसाहेड्रल होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के पास। कार्बोरेन्स हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे आपके पास कौन कौन से एटम्स होंगे, कार्बन होगा प्लस बोरोन होगा और हाइड्रोजन तो साथ में होगा ही होगा, ठीक है। ये कार्बोरेन्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोरेन्स पढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा टॉपिक आना चाहिए, विच इज़ आइसोलोबल एनालॉगी, ठीक है। आइसोलोबल एनालॉगी को हम डिटेल में ऑर्गेनोमेटालिक्स में पढ़ेंगे। आइसोलोबल कंपाउंड्स जनरली क्या होते हैं, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपाउंड की तरह होती है। दे आर एनालॉगस टू आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड्स वाला ही कॉन्सेप्ट लेंगे। बेसिकली अगर आइसोलोबल एनालॉगी की बात की जाए तो वहाँ पे फ्रंटियर ऑर्बिटल्स की भी बात करी जाती है, सिमेट्री की भी बात करी जाती है, पर यहाँ पे हम आइसोलोबल फ्रेगमेंट्स कौन सी होंगी ये देखेंगे बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को हम आइसोलोबल बोलेंगे। एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास BH है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स देखें, बोरोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 है। ये वाली फ्रेगमेंट जो है 4 इलेक्ट्रॉन फ्रेगमेंट है। अगर हम देखें ये किसके आइसोलोबल होगी, आइसोलोबल का सिंबल हम कुछ ऐसे लगाते हैं। ये आइसोलोबल होगी कार्बन के। ये किसके आइसोलोबल होगी, कार्बन के। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और अगर हम BH2 स्पीसीज की बात करें, और ये कौन से प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, हॉफमैन प्रिंसिपल पे। ये कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं, ये हॉफमैन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, ठीक है। अगर BH2 की बात करें यहाँ पे अगेन हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देख सकते हैं। बोरोन के पास आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 3 + 2 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ पे आपके पास क्या आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। नाइट्रोजन हो सकता है या फिर फॉस्फोरस हो सकता है। आप इजीली 5 इलेक्ट्रॉन्स वाले स्पीसीज दे सकते हो। नाइट्रोजन हो सकता है या फिर फॉस्फोरस हो सकता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। या फिर आपके पास CH आ सकता है, आर्सेनिक आ सकता है, ठीक है। उसके बाद BH3 की बात करेंगे हम। BH3 में यहाँ पे 3 + 3 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। 3 + 3 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ये आइसोलोबल किसके हो सकती है, ऑक्सीजन के भी हो सकती है, क्योंकि उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें CH2 के भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ऑक्सीजन के भी हो सकती है, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा पढ़ा है आइसोलोबेलिटी के बारे में। हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। फ्रंटियर ऑर्बिटल्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं अभी, सिमेट्री के बारे में भी नहीं पढ़ रहे हैं, वो ऑर्गेनोमेटालिक्स जब करेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आइसोलोबेलिटी के कॉन्सेप्ट में अगर कार्बोरेन्स की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने 2 कार्बन की एडिशन करनी है, ठीक है। कार्बोरेन की फॉर्मेशन कर रहे हैं, 2 कार्बन की एडिशन करेंगे। आपको यहाँ पे 2 कार्बन की एडिशन के लिए कुछ रिमूव करना पड़ेगा यहाँ पे। एक कार्बन आइसोलोबल, एक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ये किसके आइसोलोबल होगा, BH के आइसोलोबल होगा,
ठीक है, मीन्स अगर एक कार्बन ऐड करोगे तो एक BH आपको रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 कार्बन ऐड कर रहे हो तो आपको 2 BH रिमूव करने पड़ेंगे। ठीक है, यही होगा, 2 BH रिमूव हो जाएंगे। सो हमने 2 कार्बन ऐड कर लिए और 2 BH रिमूव कर दिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, B5 आ जाएगा, और सॉरी 2 बोरोन रिमूव किए हैं तो B4 आ जाएगा, एंड 2 हाइड्रोजन भी रिमूव किए हैं तो B6 आ जाएगा। अब ये दोनों, अगर ये दोनों मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये दोनों आइसोलोबल हैं। ठीक है, आइसोलोबैलिटी या से हम क्या पता कर सकते हैं कि आइसोलोबल जो फ्रेगमेंट होंगी वो इजीली सब्स्टिट्यूट हो सकती है एक दूसरे के। मैं क्या बोल रही हूँ, आइसोलोबल मीन का मतलब क्या है कि इजीली सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे BH कार्बन के आइसोलोबल है, तो अगर हमने यहाँ पे BH को सब्स्टिट्यूट करना है, सो ये मैं दूसरे में ही बताती हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, आपके पास BH दिया हुआ है। सो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं कि 2 कार्बन की हमने एडिशन करी है, 2 BH फ्रेगमेंट्स हमने यहाँ से रिमूव करी हैं। तो आप इजीली रिमूव कर सकते हो, आप एक ये वाली फ्रेगमेंट रिमूव कर दो और एक ये वाली फ्रेगमेंट रिमूव कर दो। ठीक है, सो यहाँ पे अगर बात करें तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसमें क्या है, B6 दिख रहे हैं आपको और हाइड्रोजन भी 6 दिख रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो, B6 है, हाइड्रोजन भी 6 है, 2 नेगेटिव चार्ज होगा। सो यहाँ पे आप इसको किससे रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, कार्बन से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। बट अगर यहाँ पे हमने कोई चार्ज नहीं लगाया है, सो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, हमने CH से सब्स्टिट्यूट नहीं किया हुआ है, सब्स्टिट्यूट सिर्फ हमने कार्बन से ही किया हुआ है, बट यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगाया हुआ है तो हमने यहाँ पे CH लिख दिया। अब ये वाला जो CH है, ये जो हाइड्रोजन है ये ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर सकते हो। ये वाले जो हाइड्रोजन है वो ज़्यादा एसिडिक होंगे। फर्दर हम रिएक्शंस करेंगे तब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट नॉर्मली क्वेश्चन क्या दिया होगा कि कोई भी आपको एक मॉलिक्यूल दिया होगा और उसके बाद देखे होंगे कि इसके आइसोलोबल कौन सा मॉलिक्यूल है। ठीक है, सो B5H7 की बात करी जा रही है। B5H7 सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, अब क्लोजो है। ये क्या है, क्लोजो है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, B5 जनरल फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना है तो B5H5 2 नेगेटिव ऐसे लिख सकते हैं। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करी जाए सो B5 है, दैट मीन्स इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आपके पास ट्राइगोनल बायपिरामिडल होगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या आएगा, ट्राइगोनल बायपिरामिडल आएगा। ठीक है, सो ये क्या आ गया, क्लोजो ट्राइगोनल बायपिरामिडल आ गया। ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं हम। अगर यहाँ पे हमने देखना है सो यहाँ पे अब कार्बोरेंस की क्लासिफिकेशन कैसे करोगे आप, ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते हो कि ये क्लोजो है, नीडो है, या फिर अरेक्नो है, या हाइपोक्लेडो। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो कार्बन है इसको BH से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बोरेन्स की क्लासिफिकेशन करी है। सो उसी की हेल्प से हम यहाँ पे कार्बोरेंस की भी क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे यहाँ पे कार्बन है, कार्बन किसके आइसोलोबल है अब, सो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम बोलते हैं दिस इज आइसोलोबल टू BH। सो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये आ जाएगा आपके पास BH, और यहाँ पे 2 है तो हमने 2 लिख दिया। देन आपके पास B3 आ गया, देन हाइड्रोजन 5 आ गए। सो यहाँ पे अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये B5 आ जाएगा एंड H7 आ जाएगा। ठीक है, H7 आ जाएगा। सो इसको अगर जनरल फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना होगा तो आप B5H5 2 नेगेटिव लिख सकते हो। लाइकवाइज अब आपके पास ये है। अब ये भी आप देख सकते हो कार्बन फैमिली से ही है, दैट मीन्स यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने चाहिए इसके, तो भी 4 ही होते हैं। दैट मीन्स SN जो है वो भी आइसोलोबल होगा किसके, BH के ही, BH के आइसोलोबल है। तो यहाँ पे भी आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, BH का ट्वाइस B3H5, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास आ जाएगा B5H7, जिसको हम जनरल फॉर्मूले की फॉर्म में लिख सकते हैं B5H5 2 नेगेटिव। सो अब आप देख सकते हो ये सारे क्या हैं, आइसोस्ट्रक्चरल हैं, इनकी ज्योमेट्री भी सेम होगी और ये आइसोस्ट्रक्चरल भी होंगे।
ठीक है, क्योंकि हमें एंड में, एट द एंड देखो, जब हम यहाँ पे कार्बन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तब आपके पास फॉर्मूले सबके सेम ही मिल रहे हैं, ठीक है, सेम ही मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं, दे आर आइसोस्ट्रक्चरल। सो बेसिकली हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। अगर हम यहाँ पे देखें, सो B5H5 का स्ट्रक्चर देखें तो आपके पास क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। सो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, इसका कुछ ऐसा मिलेगा आपको, BH आ गया, यहाँ पे BH आ गया, और यहाँ पे एक BH आएगा, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास BH आ जाएगा, एंड इसके ऊपर चार्ज 2 नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अगर हमने इसको, अब देखो सब्स्टिट्यूट किससे किया हुआ है, यहाँ पे कार्बन एक्स्ट्रा है, सो हमने क्या लिख दिया है, अब किसी भी एक को, अब ये कैसे फॉर्म हुआ होगा, यहाँ पे हमने 2 कार्बन्स सब्स्टिट्यूट किए हुए हैं और -2 BH जो हैं वो रिमूव किए हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप कोई भी बोरोन्स जो हैं वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ये वाले हमने, वैसे बेसिकली तो कौन से वाले जो इजी सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, मींस जो लेस क्राउडेड होंगे उनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे इसको तो वैसे ही रहने दो, BH, हमने ये जो बाहर वाले हैं इनको सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैं CH लिख रही हूँ, कार्बन अकेला नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं चार्ज नहीं लगा रही हूँ, यहाँ पे मैंने चार्ज नहीं लगाया है। लाइकवाइज आप SN से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सो ये आ गया आपके पास आइसोलोबेलिटी का कॉन्सेप्ट, या फिर हम बोल सकते हैं कि आइसो, ये तीनों क्या आ रहे हैं, आइसो स्ट्रक्चरल आ रहे हैं, आइसो ज्योमेट्री है इनकी, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं, यहाँ पे भी हमने अगर क्लासिफिकेशन देखो, कार्बोनेट्स की क्लासिफिकेशन आप कैसे करोगे, वहाँ पे जो भी कार्बन होगा उसको BH से सब्स्टिट्यूट कर दोगे। अगर यहाँ पे देखें, सो अगेन ये BH से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, सो आपके पास क्या आएगा, BH का ट्वाइस, B10 आ गया, H12 आ गया, ठीक है। सो अब यहाँ पे काउंट करो, B10 है, 2 और आ गए, सो B12 आ गया और H14 आ गया। सो इसको आप कैसे लिख सकते हो, B12 H12, 2 नेगेटिव आ गया आपके पास। सो ये क्या आ गया, अब क्लोजो आ गए। और अगर यहाँ पे ज्योमेट्री की बात करी जाए, सो ज्योमेट्री 12 के लिए आइकोसाहेड्रल होती है, सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आइकोसाहेड्रल, ठीक है। सो आपसे यहाँ पे वेट्स रूल के अकॉर्डिंग स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी पूछे जा सकते हैं। तो ये क्लोजो आ रहा है, तो क्लोजो के स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर्स या फिर केज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, N+1 वाला फॉर्मूला लगा के। सो यहाँ पे N क्या है, 10 है, सॉरी N क्या है, 12 है, तो 12 + 1 13 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें सो हम डबल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हमें देखना है, अब यहाँ पे देखो ये वाला आ गया, मिथाइल आ गया। अब मिथाइल किसके आइसोलोबल है वो कैसे हम चेक करेंगे। यहाँ पे अगर आप कार्बन देखो, सो कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बना लिए हुए हैं। यहाँ पे क्या हुआ है कि कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बना लिए हुए हैं हाइड्रोजन्स के साथ। यहाँ पे कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, और बाकी यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है। यहाँ पे क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है। सो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन किसके आइसोलोबल होगा, हाइड्रोजन के आइसोलोबल होगा। सो मिथाइल जो है वो किसके आइसोलोबल होता है, हाइड्रोजन के आइसोलोबल होता है, ठीक है। ये कैसे देखा है, यहाँ पे हमने कि ये कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर सकता है उस वाले कॉन्सेप्ट से देखा है। सो यहाँ पे आपके पास आ गया H। सो इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे H2 आ जाएगा, देन C2 आ जाएगा, B10 आ गया एंड H10 आ गया। सो यहाँ पे अगर देखें, सो कार्बन की जगह आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे हम H2 देन BH लिख दोगे आप का ट्वाइस, एंड यहाँ पे B10 एंड H10 आ गया। सो इसको देखो, यहाँ पे 12 बोरोन, B10 आ गया, और सॉरी 12 आ गया, H आपके पास यहाँ पे 10 दिया हुआ है, 10
देन 11 12 13 14 आ गया। सो ये भी स्ट्रक्चर क्या आ गया, सेम इसकी तरह ही क्लोजो स्ट्रक्चर आ रहा है, आइकोसाहेड्रल। इलेक्ट्रॉन पेयर्स 13 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, ठीक है। सो हमने यहाँ पे मिथाइल किसके आइसोलोबल है ये कैसे देखा है, इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर सकता है वो। कार्बन ने 3 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ बना लिए हैं, बाकी 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, मिथाइल आइसोलोबल हाइड्रोजन के आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब अगेन ये क्वेश्चन आ रहा है आपके पास SiMe3 का ट्वाइस। SiMe3 अगेन आप कैसे फाइंड आउट करोगे, Si है, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 3 इसके इलेक्ट्रॉन्स तो मिथाइल ने यूज़ कर लिए, मीन्स यहाँ पे अगेन 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा है। तो ये किसके आइसोलोबल होगा, अगर हम बात करें तो ये मिथाइल के जैसा ही है। ये किसके जैसा है, मिथाइल के जैसा ही है। और मिथाइल किसके आइसोलोबल था, हाइड्रोजन के था। तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, H2 लिख सकते हो। देन C2 आ गया, B2 आ गया एंड H5 आ गया। यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, H2 लिखोगे, B2H2 लिखोगे, देन B2 आ गया, सॉरी B5 है, B5 आ गया एंड H5 आ गया। यहाँ पे देखो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो जल्दी जल्दी में ये ऐसी, मतलब मैं तो बहुत सिली मिस्टेक्स करती हूँ। अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे तो आपको बोरोन 7 मिल रहे हैं। B7 आ गए और हाइड्रोजन 5 + 2, हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पे 5 + 2 + 2 9 आ गए, ठीक है। ये भी क्या आ गया अब आपके पास, B7H7 2 नेगेटिव क्लोजो है। और अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करें पेंटागनल बाइपिरामिडल होगी, क्योंकि यहाँ पे 7 है। पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी। और अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे और 16 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे मेटेलो कार्बोरेंस की बात करेंगे। जैसे कार्बोरेंस देख लिए हमने, अब कार्बोरेंस के साथ मेटल लगा होगा कोई भी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक मेटल, कोई मेटल प्रेजेंट होगा, देन कार्बन होंगे, बोरोन होंगे एंड हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये आ गया आपके पास मेटेलो कार्बोरेंस। अगेन हम आइसोलोबेलिटी वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे। यहाँ पे पहले हमने क्या बोला था, आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बोला था कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ आइसोलोबल होगा। जैसे हमने क्या बोला कि कार्बन है तो कार्बन आइसोलोबल होगा BH के, ठीक है, क्योंकि दोनों के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। बट यहाँ पे अब आपको ये भी साथ में याद रख लेना है कि ये आइसोलोबल होता है 14 इलेक्ट्रॉन के भी, ठीक है। किसी फ्रेगमेंट के पास 14 इलेक्ट्रॉन है वो आइसोलोबल होगी ऐसे एटम के पास या ऐसी फ्रेगमेंट के साथ जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हो। अब ये 14 और 4 क्यों आइसोलोबल होते हैं, ये हम ऑक्टेट से देख लेते हैं। जैसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 से हम कितने बचे अब, मीन्स स्टेबिलिटी में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। स्टेबिलिटी और किससे मिलती है हमें, 18 इलेक्ट्रॉन से भी मिलती है। 18 से भी हमने 4 सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ पे 14 ही आ रहा है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है आइसोलोबल होंगे 14 के। लाइकवाइज यहाँ पे भी अगर देख रहे हैं यहाँ पे भी 8 से हम 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 18 से भी 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ से 8 से 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और 18 से भी 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए ये क्या है, आइसोलोबल है। 4 किसके आइसोलोबल होगा, 14 के, 5 किसके आइसोलोबल होगा, 15 के, और 6 किसके आइसोलोबल होगा, 16 के, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो मैंने ये ऑलरेडी बता दिया कि जैसे BH था, BH किसके आइसोलोबल था, कार्बन के आइसोलोबल था। तो अब BH और किसके आइसोलोबल हो सकता है, ठीक है। आपके पास फ्रेगमेंट्स दी हुई होंगी, बस आपको इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। जैसे यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। यहाँ पे आपके पास ये दिया हुआ ही है, ये वाली फ्रेगमेंट दी हुई है, ठीक है। तो और पूछा हुआ है कि ये आइसोलोबल है या नहीं है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है जनरली। ये आइसोलोबल है या नहीं है, ठीक है। या फिर सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए जनरल इसकी कि आउटरमोस्ट शेल में क्या कितने इलेक्ट्रॉन। आपको इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। ये आयरन के ग्रुप
का एलिमेंट है, सो आयरन आता है, देन Ru आता है, रुथेनियम, देन OS आता है। सो यहाँ पे आपके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, आयरन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। देन कार्बन जो है वो CO जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, सो 2 × 3 यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6। सो टोटल ये 14 इलेक्ट्रॉन फ्रेगमेंट है। अगर 14 इलेक्ट्रॉन फ्रेगमेंट है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन के आइसोलेबल होगी, 4 इलेक्ट्रॉन फ्रेगमेंट के आइसोलेबल होगी। यहाँ पे देखो इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये सारे क्या होंगे, आइसोलेबल टू ईच अदर होगा। सो लाइकवाइज अब Ru की जगह आप Fe भी लिख सकते हो, FeCO थ्राइस। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो आपके पास अगेन 8 + 6 14 ही आएगा। देन आप यहाँ पे OSCO का थ्राइस भी लिख सकते हो। सो ये तीनों फ्रेगमेंट्स आइसोलेबल होंगे BH के एंड कार्बन के। H9, अब ये क्या है, अब निडो है ये। आप इसको जर्नली कैसे लिख सकते हो, B5H5 4 नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स ये आ गया आपके पास निडो। और निडो की ज्योमेट्री क्या आएगी, यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो, स्क्वायर पिरामिडल है। यहाँ पे ये क्या है, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है। सो जो आइसोलेबल फ्रेगमेंट्स होंगी, मैंने क्या बताया था, वो इजीली क्या कर सकती हैं, वो इजीली सब्स्टिट्यूट हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम ये रिएक्शन कराएं FeCO थ्राइस के साथ, ठीक है, इसकी रिएक्शन हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी BH को इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो ऊपर वाला BH है ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा FeCO3 के साथ। ठीक है, ये क्यों सब्स्टिट्यूट हो रहा है, क्योंकि FeCO3 BH के आइसोलेबल है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आइसोलेबल जो हो वो सब्स्टिट्यूट हो तो आप ये बात याद रखोगे, ज्योमेट्री में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं वो और आइसो ज्योमेट्रिकल होते हैं। अगर आप इजीली फाइंड आउट भी कर सकते हो, जैसे अगर आपने यहाँ पे B, ये क्या आ गया आपके पास, अब एक यहाँ से -BH हुआ है, सो यहाँ पे तो चार्ज आप पहले 4 नेगेटिव लिख दो, यहाँ पे भी चार्ज आपके पास क्या आएगा, 4 नेगेटिव आएगा। सो यहाँ पे मतलब एक यहाँ पे B4 बचेगा, हाइड्रोजन आपके पास 4 बचा, एंड FeCO का थ्राइस आ गया, और पूरे के ऊपर चार्ज 4 नेगेटिव है। सो अब यहाँ पे देखो B4 है, H4 है। आयरन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करी जाए तो 8 होंगे, प्लस 2 × 3 सॉरी, जो 6 आता है। सो यहाँ पे 8 + 6 14 इलेक्ट्रॉन आ गए। 14 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन क्या आइसोलेबल होगा, 4 इलेक्ट्रॉन के होगा, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, BH आ जाएगा। BH आ गया और 4 नेगेटिव आ गया। सो आप देख सकते हो इजीली, इसको आप क्या लिख सकते हो, B5H5 4 नेगेटिव। ठीक है, सो ये दोनों क्या होंगे, आइसोज्योमेट्रिकल होंगे, आइसोस्ट्रक्चरल होंगे। अब नेक्स्ट हमने B6H8 की बात करी है। सो अगेन अगर सबसे पहले देखेंगे ये क्लासिफिकेशन, आपके पास आ गया B6H6 2 नेगेटिव, ये क्लोजो है। और अगर ज्योमेट्री की बात करें तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रन ज्योमेट्री आएगी। तो ये स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है। यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा आपके पास, 2 नेगेटिव आ जाएगा। अब अगेन FeCO3 के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो वही होगा जो हमने पिछले वाले में किया, कोई भी एक BH को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक BH जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा FeCO3 में। सो यहाँ पे हम ये वाले BH को FeCO3 के साथ सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये B5H5 FeCO3 का CO
का थ्राइस है यहाँ पे, और चार्ज तो 2 नेगेटिव रहेगा, ठीक है। सो अगेन FeCO3 BH के आइसोलोबल है, तो आप इजीली देख सकते हो यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा वो B6H6 2 नेगेटिव आएगा, ठीक है। सो हमने अगर केज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो कैसे निकालते थे? वेट्स रूल के अकॉर्डिंग n+1 क्लोजो के लिए, n+2 नीडो के लिए, अरेक्नो के लिए n+3 से निकालते थे। हम केज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और कैसे निकालते होते थे कि BH कितने कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, वहाँ पे BH यूनिट देखते थे कि कितने कंट्रीब्यूट कर पा रहा है। सो जैसे अगर हम BH की बात करें, सो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर पाता है ये? इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो यूज़ हो गया, बाकी 2 बचे। सो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि BH फ्रेगमेंट जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट कर पा रही है केज बॉन्डिंग में, कंट्रीब्यूट कर पा रही है कहाँ पे? केज बॉन्डिंग में। केज बॉन्डिंग में अगर वैसे ही हमने यहाँ पे देखना हो कि FeCO3 जो मेटालिक ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर पाता है, तो उसके लिए यहाँ पे पॉलीस्केल्टन इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी यूज़ होती है। वेट्स रूल बोरेन्स के लिए यूज़ होता है, और ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स के लिए, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड जैसे ये वाला कंपाउंड है, इसको क्या लिखेंगे हम? ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड लिखेंगे। इसके लिए यूज़ होता है अब पॉलीस्केल्टन इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, ठीक है। ये वाली थ्योरी यूज़ होती है, पॉलीस्केल्टन इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी यूज़ होती है। और ये इसका फॉर्मूला होता है कि मेटल के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्लस लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और -12, ठीक है। सो इससे हम केज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट हो रहे हैं। जैसे हमने इसके लिए फाइंड आउट करने हैं, FeCO3 के लिए फाइंड आउट करने हैं, किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं? FeCO3 के लिए केज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में कितने कंट्रीब्यूट कर पा रहा है ये। सो यहाँ पे आपके पास मेटल, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 होंगे। आयरन के पास 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब लिगेंड कार्बोनिल है, CO है। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, 2 × 3 6 आ गए, सो यहाँ पे 6 आ गए, एंड -12 आ गया। सो ये अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये भी क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये भी क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। सो हम यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हो आप? जैसे आयरन है, इसने यहाँ पे CO आ गया, और यहाँ पे आपके पास क्या होंगे? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वो कंट्रीब्यूट कर सकता है केज बॉन्डिंग में, ठीक है। सो ये जैसे यहाँ पे BH भी 2 इलेक्ट्रॉन ही कंट्रीब्यूट कर रहा था केज बॉन्डिंग में, और ये आइसोलोबल है FeCO3 से, और वो भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ही कंट्रीब्यूट कर पा रहा है केज बॉन्डिंग में। सो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से एटम्स कौन कौन सी फ्रेगमेंट के साथ आइसोलोबल है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम ग्रुप के एटम्स लिखे हुए हैं, दैट मीन्स यहाँ पे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पेन का कलर जरा मैं चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे कितने होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो, यहाँ इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। देन आपके पास CO 2 इलेक्ट्रॉन डोनर प्लस 6 आ गया। सो यहाँ पे आप 7 + 6 13 इलेक्ट्रॉन हो गया। सो हमें पता है 3 इलेक्ट्रॉन आइसोलोबल होता है 13 इलेक्ट्रॉन के। सो ये दोनों जो होंगे आइसोलोबल टू ईच अदर होंगे। बाकी हम Mn वाले ग्रुप के एलिमेंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं, मेटल्स यहाँ पे लिख सकते हैं। सो ये भी क्या है? अब 13 इलेक्ट्रॉन फ्रेगमेंट है, तो ये आइसोलोबल होगा। एल्यूमिनियम के भी आइसोलोबल हो सकता है, गैलियम के भी आइसोलोबल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, सो इसमें भी टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। सो यहाँ पे आयरन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे 2 × 3 6 आ गए। सो ये क्या है? 14 इलेक्ट्रॉन फ्रेगमेंट है। और यहाँ पे ये आयरन के ही ग्रुप में आते हैं, रूथियम और ओस्मियम, दैट मीन्स इसके पास भी 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 ही होंगे। 8 + 6 14, 8 + 6 14 होंगे। सो या अब ये किसके आइसोलोबल होगा? 14 इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसके आइसोलोबल होंगे?
4 इलेक्ट्रॉन्स के। सो 4 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स आपके पास क्या आ जाएगा, BH आ जाएगा। ठीक है, सो ये सारे ये जो फ्रेगमेंट्स हैं ये वाला भी BH के आइसोलोबल है, या कार्बन के आइसोलोबल हो सकता है। ये वाला भी BH के आइसोलोबल है या फिर कार्बन के आइसोलोबल हो सकता है, और ये वाला भी BH के आइसोलोबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट CO, ये कोबाल्ट है आपके पास। सो कोबाल्ट के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे 7 + 2 9 + 6, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, सो 15 इलेक्ट्रॉन किसके आइसोलोबल होगा, अब 5 इलेक्ट्रॉन्स के आइसोलोबल होगा, तो यहाँ पे BH2 आ जाएगा। ठीक है, लाइकवाइज ये अब सेम ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं। सो यहाँ पे भी 15 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये भी BH2 के आइसोलोबल होगा। IR भी BH2 CO थ्राइस BH2 के ही आइसोलोबल होगा। अब यहाँ पे देखो निकल के पास 8 + 2 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और अगर यहाँ पे PPH3 बात करें तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। अब ये कैसे फाइंड आउट करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे 3 pH है, तो 3 pH ने तो बॉन्ड बना लिए, बाकी कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे। सो 2 × 3 6 आ गया, सो यहाँ पे 6 आ गया, तो ये 16 इलेक्ट्रॉन फ्रेगमेंट है। सो ये किसके आइसोलोबल होगी, 6 इलेक्ट्रॉन्स के आइसोलोबल होगी, तो 6 इलेक्ट्रॉन में आपके पास क्या आ जाएगा, BH3 आ जाएगा। ठीक है, सो ये तीनों जो हैं, ये तीनों किसके आइसोलोबल आ गए, BH3 के आइसोलोबल आ गए। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला कॉन्सेप्ट आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम 1-2 और एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लीगेंड तो वेरी कर रहे थे, बट ये वाला लीगेंड भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ही है, तो 2 × 3 यहाँ पे भी जो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो वो सेम ही आएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे कोबाल्ट के पास अगर हम बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 + 2 9 होते हैं। सो यहाँ पे ये हैप्टेसिटी 5 है, मीन्स यहाँ पे 5 आएगा, ये 9 + 5 आपके पास क्या आ गया, 14 इलेक्ट्रॉन्स फ्रेगमेंट है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन के साथ आइसोलोबेलिटी शो करेगी, तो इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन मतलब BH आ जाएगा यहाँ पे। सो ये किसके आइसोलोबल आ गई, BH के आइसोलोबल आ गई। ठीक है, लाइकवाइज अब ये सेम ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो ये भी BH का ही आइसोलोबल होगा, और ये भी मीन्स ये भी 14 इलेक्ट्रॉन फ्रेगमेंट ही है, तो ये भी BH के ही आइसोलोबल होगी। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कितने कर रहे हैं केज बॉन्डिंग में, अगर आपके पास ऑर्गेनोमेटालिक फ्रेगमेंट आती है, सो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया हुआ था, पॉलीस्केल्टन इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी यूज़ करी हुई थी, और वो फॉर्मूला क्या था, मेटल कितने इलेक्ट्रॉन, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है, -12 करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अगर इसकी भी हमने फाइंड आउट करनी चाहे तो मेटल के पास 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड जो है यहाँ पे अब आप देख सकते हो 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है, -12 आ गया। सो यहाँ पे 14 - 12 आ गया, तो ये आ गया 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे केज बॉन्डिंग में। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, अब ये कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहा है ये केज बॉन्डिंग में या फिर स्केल्टन में। वेड्स रूल था वो बोरेन्स के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, सो इसकी क्लासिफिकेशन करनी है, क्लोजो है, निडो है, क्या है, क्लासिफिकेशन करनी होती है, और दूसरा हमें स्केल्टन केज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने होते हैं या ज्योमेट्री फाइंड आउट करने होते हैं। तो आप इसको सबसे पहले तो ये जो भी दिया हुआ है, कार्बन है या फिर मेटल की जो भी फ्रेगमेंट दी हुई है, उसको ईजिली आप बोरोन के साथ सब्स्टिट्यूट करा दो। बोरोन के साथ मतलब जितने हाइड्रोजन लगेंगे बाकी उसके साथ जो कार्बन है, तो कार्बन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा BH के साथ, 4 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, सो यहाँ पे ट्वाइस आ गया। यहाँ पे B4 आप वैसे ही लिखोगे, H6 आप वैसे ही लिखोगे। अब RuCO थ्राइस है, तो आपको पता होना चाहिए इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो मैंने तो याद किया हुआ है, जैसे ये किसके ग्रुप में आता है, आयरन के पास आता है,
सो जैसे आयरन आएगा, फिर Ru आएगा, देन OS आ जाएगा। सो इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करी जाए तो इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो 8 + 6 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ये, 14 इलेक्ट्रॉन। ये आइसोलोबल होगी, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स के। सो ये भी किसके लिए आइसोलोबल होगी? BH के। ठीक है, BH आ गया आपके पास। सो अब देखो टोटल बोरॉन्स कितने आ रहे हैं? 4 5 6 7 7 बोरॉन्स आ गए। हाइड्रोजन देखते हैं, 6 7 8 9 आ गए। सो इसको हम जनरल फॉर्मूले की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? B7H7। तो ये आपके पास आ जाता है अगेन क्लोजो आएगा। ये क्या आ गया आपके पास? क्लोजो आ गया। ठीक है, 7 है, पेंटागनल बायपिरामिडल आएगा। पेंटागनल बायपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होगी। सो ज्योमेट्री के बारे में पूछा जा सकता है, या वेड्स रूल से आप केज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछा जा सकता है, या फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, या स्केल्टन इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं। सो क्लोजो के लिए हम n+1 वाला फॉर्मूला लगाते थे। n क्या होता है? नंबर ऑफ बोरोन। सो 7 + 1 विच इज़ इक्वल टू 8। सो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। और अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें सो आपके पास आ जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। यहाँ पे भी अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा? कार्बन, तो कार्बन की जगह पे आप BH सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इजीली। देन यहाँ पे B3 है, H5 है। अब यहाँ पे कोबाल्ट दिया हुआ है, तो कोबाल्ट के पास 7 + 2 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। D में 7 होंगे और S ऑर्बिटल में 2, तो 9 आ गए। देन 9 प्लस हैप्टिसिटी 5 दी हुई है, तो 5 9 + 5 ये 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आई अगेन। 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो इसको हम BH से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। BH, अब यहाँ पे पूरे के साथ ट्वाइस है, ये होल ट्वाइस है, तो BH ट्वाइस आ गया। ठीक है, सो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? B2H2 B3H5 B2H2 3 4 5 6 7। सो ये क्या आ गया? B7। हाइड्रोजन देखो 2 और 7 और 9 H9 सॉरी। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? B7H7 2 नेगेटिव। सो अगेन स्ट्रक्चर कितना आ गया? ज्योमेट्री क्या आ गई? पेंटागनल। क्लोजो है ये, सो आप क्लोजो लिखोगे। पेंटागनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री आ गई। और अगर हम इलेक्ट्रॉन स्केल्टन इलेक्ट्रॉन पेयर फाइंड आउट करना चाहें तो वेड रूल से n+1 आ जाएगा। n कितना है? अब यहाँ पे 7 है। अब यहाँ पे n जो है इसमें नहीं देख लेना है, ठीक है। सो वेड रूल जो लगाना है वो इसी में लगाना है। 7 + 1 विच इज़ 8 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए। सो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आ रहा है, फोस्फोरस दिया हुआ है। फोस्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन फैमिली से है। सो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए, दैट मीन्स ये आइसोलोबल होगा BH2 के। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? BH2 का होल ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, और कार्बन BH के आइसोलोबल होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया BH का ट्वाइस हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास B4 है, H6 है। देन आपके पास अब आयरन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। 8 + 6 यहाँ पे 14 आ रहा था। CO3 CO का थ्राइस है, 3 × 2 6 आ गया। सो 14 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 14 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स के आइसोलोबल है, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा? BH आ जाएगा। और इसका होल ट्वाइस है, तो हमने ट्वाइस लिख दिया। ठीक है, अब काउंट करो। सो यहाँ पे बोरोन 2 आ रहे हैं, 2 + 2 4 आ गए, 4 + 4 8 आ गए, और 8 और यहाँ पे आपके पास आ गए 9 10, तो B10 आ गए। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 5 6 6 6 12 12 + 2 14, तो आपके पास H14 आता है। और अगर यहाँ पे देखो तो ये आपके पास अब नीडो आ रहा है, B10 H10 4 नेगेटिव लिख सकते हो। सो ये आ गया आपके पास नीडो। और स्केल्टन इलेक्ट्रॉन पेयर्स फाइंड आउट करने होंगे आपको। स्केल्टन इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? यहाँ पे n+2 का फॉर्मूला लगेगा। नंबर ऑफ बोरोन 10 है, सो 10 + 2 मीन्स 12 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ रहे हैं। और
12 + 12 24 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे केज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में। केज बॉन्डिंग में 24 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट अब एग्जांपल आई होप आप खुद से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन किसके साथ आइसोलोबल करेगा, अगेन BH2 से ही आइसोलोबल करेगा, का होल ट्वाइस आ जाएगा। देन यहाँ पे इसके पास कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 10 प्लस यहाँ पे PPH3 है, और यहाँ पे PPH3 का यहाँ पे भी आई थिंक यहाँ पे भी ट्वाइस आएगा, ठीक है। PPH3 का ट्वाइस मीन्स ये भी 4 आए, सो 10 + 4 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन मतलब ये किसके, BH के ही आइसोलोबल है। तो अब फिल करो और फाइंड आउट करो, कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे B9H13, ठीक है। सो ये B9H9 4 नेगेटिव नीडो आ गया। अब नेक्स्ट, अब ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे गलती होने के चांसेस हैं। एक्सेप्शनल केसेस है। एक्सेप्शनल केसेस क्या है कि अगर आपको कार्बोरेन के साथ हेप्टासिटी मिलती है, कि यहाँ पे हेप्टासिटी दी हुई है किसके साथ, कार्बोरेन के साथ, एडजेसेंट में दी हुई है, तो आपको इस हेप्टासिटी को इग्नोर करना है। जब भी आपको क्लासिफिकेशन करनी है ऐसे किसी कंपाउंड की जहाँ पे कार्बोरेन के साथ हेप्टासिटी दी हुई है, तो उसको इग्नोर करो। इग्नोर करने के बाद बाकी तो सेम वैसे ही है कि यहाँ पे BH का ट्वाइस हो जाएगा, देन B3H5 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 है 4 5 B5H7 आ गया, जो क्लोजो है। अगर स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो ट्रायगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर है। केज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे भी कार्बोरेन के साथ हेप्टासिटी दी हुई है, तो इसको इग्नोर करोगे। यहाँ पे इसको क्या लिखोगे, BH का ट्वाइस B4H6, ठीक है। सो अब ये क्या आ गया आपके पास, B6 आ गया, एंड हाइड्रोजन 6 7 8, सो इसको B6H6 2 नेगेटिव लिख सकते हो, 8 आया हुआ है। तो ये भी क्या आ गया, क्लोजो आ रहा है, और क्लोजो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रन होगी, ऑक्टाहेड्रन, और केज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन N+1 के फॉर्मूले से आप लिख सकते हो। अब इसमें दूसरा एक्सेप्शनल केस जो आता है वो ये वाला आता है। इसमें क्या देखना है आपको, आपको देखना है कि अगर मेटल लगा हुआ है और मेटल विदाउट लिगेंड है, यहाँ पे क्या है, मेटल विदाउट लिगेंड है, सो उस मेटल को भी आप काउंट नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पे कोई लिगेंड प्रेजेंट नहीं है इसके साथ, तो इसको भी काउंट नहीं करोगे। कार्बोरेन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हेप्टासिटी है, इसको भी काउंट नहीं करोगे। और बाकी आप क्लासिफिकेशन जो करोगे, यहाँ पे कार्बन को BH से रिप्लेस करो, ट्वाइस आ गया, B3 आ गया, H5, सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा B5H7, ये क्या आ गया आपके पास, क्लोजो, और ट्रायगोनल बायपिरामिडल होगा, ट्रायगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो, यहाँ इसकी हेप्टासिटी को तो काउंट नहीं करोगे। अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, BH का ट्वाइस, मतलब B2H2 लिख दो डायरेक्टली, यहाँ पे B3 आ गया, H5 आ गया। अब यहाँ पे ये मेटल है, बट मेटल के बाद आपके पास लिगेंड्स दिए हुए हैं, दैट मीन्स आपको अब ये इंक्लूड करना है। सो सबसे पहले देखो ये किसके आइसोलोबल आएगा, सो यहाँ पे 7 + 2 9 आए, 9 + 5 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन किसके आइसोलोबल होगा, 4 के, सो यहाँ पे भी आपके पास BH आ जाएगा। सो 3 4 5 6, बोरोन 6 आ गए, हाइड्रोजन 5 6 7 8, हाइड्रोजन 8 आ गए, दैट मीन्स ये क्या आया, क्लोजो आया, क्लोजो है, और 6 मतलब ऑक्टाहेड्रन है, ठीक है। N+1 वाले फॉर्मूले से आप स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर फाइंड आउट कर सकते हो। N क्या है, नंबर ऑफ बोरॉन्स है। सो इस लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम
STYX क्वाड के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। थैंक यू गाइस।